गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे तो करेंट अफेयर्स के एक नए टॉपिक में हाजिर हैं। कहा जाए करेंट अफेयर्स एकदम करेंट है, हाल ही के सप्ताह का ये घटना है। देखते हैं सबसे पहला करेंट अफेयर्स क्या है। चीनी, आजकल चीन तो बहुत चर्चा में ही है। चीन हर जगह देखिए तो चीन सामान उत्पादन से लेकर सामान में खराबी से लेकर कोई भी बीमारी फैलाना हो, कोई विवाद हो तो उसमें चीन का हाथ तो आता ही है। यह देखिए चीनी राष्ट्रगान से गतिरोध उत्पन्न हो गया है। क्यों? क्योंकि हांगकांग चीन ज़बरदस्ती चीन क्या किया है तो हांगकांग पर कब्जा करके रखे हुए है। जिस तरह से अगर पूरी दुनिया कहती है कि कश्मीर पर भारत का कब्जा है, इसी तरह से अगर कहें भारत के लोग कि हांगकांग पर चीन का कब्जा है। यह दूसरी बात है कि 1990 में हांगकांग पहले क्या था तो यह ब्रिटिश का उपनिवेश था। अगर इसको ब्रिटिश को छोड़ना चाहिए था तो इसको आज़ाद छोड़ देता, लेकिन चीन के दबाव में आज़ाद ना छोड़ पाया इसको। क्यों? तो हांगकांग को ब्रिटेन ने हांगकांग को चीन के अंदर देकर चला गया 50 सालों के लिए। तब हांगकांग में बहुत ही अधिक विवाद होते रहता है, धरना प्रदर्शन होते हैं। तो हाल ही में चर्चा में रहा कि चीनी राष्ट्रगान वहाँ के हांगकांग के लोग गाने से इनकार कर दिए। और यह कब सौंपा गया था ब्रिटेन ने चीन को? तो 1997 में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 क्या कहता है? देश में शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से चर्चा में रह जाती है शिक्षा वाणी किस संस्था की अनूठी पहल है? तो शिक्षा वाणी या शिक्षा यानी CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण संस्थान जो आयोग है CBSE, उसका ही एक अनूठी पहल है। कौन? तो शिक्षा वाणी। किससे संबंधित? तो CBSE से। आगे देखिए, ऑनलाइन शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से चर्चा में रही स्वयं क्या है? यह एक पोर्टल है, यानी यह है कि इसको ऐप भी स्वयं का लोड कर सकते हो या वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ भी एक स्वयं मिलेगा। और स्वयं में क्या है? यह है कि 9वीं से लेकर स्नातकोत्तर यानी MA की बात हो रही है। MA के पाठ्यक्रमों का एक एकीकृत ऑनलाइन मंच है और आपको वहाँ से मुफ्त में वीडियो हो, ऑडियो हो और स्टडी मटेरियल सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संपूर्ण भारत में स्कूली शिक्षा में गुणवत्तापूर्वक ई सामग्री प्रदान करने के लिए या उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो काफ़ी अभी चर्चा में रहा है। तो इस पहल का शुरुआत यानी कि तो कौन? तो HRD मिनिस्ट्री का है। नाम क्या है इस पोर्टल का? तो डी शिक्षा पोर्टल। क्या नाम इसका? शिक्षा पोर्टल। यानी कि एक देश एक संविधान एक कानून, तो अब शिक्षा भी एक। ऐसा ना कि यह CBSE का है, यह बिहार बोर्ड, यह UP बोर्ड, यह गवर्नमेंट का है तो यह प्राइवेट है, यहाँ का ये अंतर ये गुणवत्ता यह A ग्रेड का है, यह B ग्रेड है, C ग्रेड नहीं। सरकार चाह रही है कि डिजिटल रूप से पूरे देश के लिए सारा शिक्षण व्यवस्था जो है वो एक कर दिया जाए। उसी को ध्यान में रखकर क्या लाया गया है? दीक्षा पोर्टल आरंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान एंड ट्रॉपिकल, और यह है तूफान है साइक्लोन, लेकिन साइक्लोन नहीं कहेंगे, अमेरिका में आया है जिसका नाम क्या होगा? हरिकेन। उसका नाम क्या था? आर्थर को लेकर किस देश ने चेतावनी जारी की है? क्या नाम है? आर्थर। तो यह अमेरिका में आएगा या अमेरिकी उस क्षेत्र में, तो नाम है अमेरिका के कैरोलिना प्रांत। और 6 नंबर, ये तूफान है, इसके हर जगह अलग अलग नाम होते हैं। जैसे भारत है जो इंडियन ओशियन में जो तूफान आते हैं इसका नाम है साइक्लोन। चीन के क्षेत्र में चीन, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान आदि में आते हैं उसको कहा जाता है टाइफून, और ये सब सब ट्रॉपिकल है। इसी तरह अमेरिका या कैरिबियाई द्वीपों के आसपास जो प्रशांत महासागर के साइड से जो तूफान आते हैं उन सबका क्या नाम रहता है? हरिकेन। और ऑस्ट्रेलिया में जो तूफान उसका नाम क्या है? तो विली। क्लियर? आगे देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विशाखापट्टनम में क्या हुआ था? स्टीरीन गैस का रिसाव हो गया था। किस कंपनी में? तो LG पॉलीमर्स में। तो क्या हुआ? कंपनी पर अत्यधिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। आगे देखिए 7 नंबर, चर्चा में रहे चक्रवात अम्फान की उत्पत्ति किस सागर में हुई थी? तो यह बंगाल की खाड़ी में। और इसका नामकरण कौन किया? तो थाईलैंड। ऐसे नामकरण की जो बातें हैं यह बहुत पुरानी हैं। 1950 के दशक में इसका आरंभ हुआ था, कहें एक तो 1953 में, लेकिन पहले यह प्रशांत यानी कि पश्चिमी देशों में ही यह लोकप्रिय था।
जिस तरह हम लोग पहले सुनते थे कैटरीना, माइकल, स्टुअर्ट, अल्बा, बहुत तरह के तूफान जो आते थे, पहले हम लोग को भारत में जो आने वाले तूफान का नाम नहीं मिलता था। लेकिन हुआ क्या कि 2008 के बाद अब यहाँ के लोग भी पीछे कहाँ से रहने वाले, यहाँ के लोग भी कहे कि भाई हिंद महासागर में आएगा तो चलो इसको भी नाम रखा जाए। तब हिंद महासागर से सटे हुए 8 देश कौन कौन है? थाईलैंड, बर्मा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका, सोमालिया, ओमान। इन सब देशों ने एक मैकेनिज्म तैयार किया, चलिए तूफान आएगा तो इसका नाम रखा जाएगा। तो वही जो पाकिस्तान की तरफ से क्या नाम दिया जाता है, याद कीजिएगा, तितली, बुलबुल, बहुत तरह का नाम पाकिस्तान का होता है। इसी तरह से एक आया था नाग नहीं, गज, वो श्रीलंका ने नाम दिया था। और बहुत सारे देश इस तरह का नाम देते रहते हैं। जो नाम पर आया है बाइस्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि वो मेस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर को लेकर या किसी जाति धर्म विशेष संबंधित नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल नाम होना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चा में रहे डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी DAISY क्या है? तो यह दिव्यांग लोगों के लिए ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से जुड़े तकनीक मापदंड है, पैमाना है, स्केल है। क्लियर? और क्या करेगा? तो यह ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से जुड़े हुए तकनीकी मापदंड है, कौन? तो दिव्यांग जनों के लिए। और क्वेश्चन नंबर 9, कोविड-19 में चीन की भूमिका की जांच हेतु प्रस्ताव से चर्चा में रहे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का गठन कब हुआ? तो यह 1948 में गठन हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और हाल ही में चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री थे, क्या नाम था? हर्षवर्धन। अभी यह WHO की जो महासभा उसकी जो बैठक होती है उसके अध्यक्ष हो चुके हैं। क्लियर? और हाल ही में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसमें कोरोना का जो एपिसेंटर जहाँ से कोरोना फैला हो जाएगा, उसमें चीन का नाम नहीं है। ऐसा ना सोचिए कि चीन का नाम है, चीन में जा चुका है। और वह जांच कब होगा? जब कोरोना खत्म हो जाएगी तब। यानी चीन को यह बड़ी करने की एक शुरुआत हो चुकी है। और ताइवान जो शामिल होना चाहता था WHO के जो इस संगठन में, तो उसको शामिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया वन बेल्ट वन रोड यानी वन चाइना पॉलिसी को ही मानती है। और ना मानोगे तो चीन आपको सामान देना बंद कर देगा, चीन प्रतिबंध लगा देगा। चीन को बहुत अधिक शक्तिशाली हो चुका है, वही मेरे हाथ है। अब 10 नंबर, अपनी वर्षगांठ से चर्चा में रहे भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था और इस मिशन का नाम क्या था? तो भारत ने परमाणु परीक्षण 2 बार किया था। एक बार तो हम लोग जानते हैं 1998 में, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, और बनाने वाले कौन थे? मतलब उसके हेड करता धरता तो वही जो राष्ट्रपति बाद में बने थे, APJ कलाम। वो 1998 में हुआ था, उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। और यह है 1974 में हुआ था। तो 18 मई 1974 को पहले प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। नाम क्या था उसका? स्माइलिंग बुद्धा। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो फिर शपथ ली है, नाम क्या है इनका? बेंजामिन नेतन्याहू। ऐसा क्यों? क्योंकि बार बार शपथ लेते हैं, क्योंकि इनको बहुमत नहीं मिल पाता, इसलिए जोड़ तोड़ कर प्रधानमंत्री बन तो जाते हैं, लेकिन फिर कुछ कारणवश इनको छोड़ना पड़ता है और फिर कोई दूसरा नहीं बना पाता है तो फिर ये शपथ ले लेते हैं। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? तो लिकुड पार्टी। क्वेश्चन नंबर 12, सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण द्वारा सामाजिक आर्थिक यानी इकोनॉमिक एंड सोशियो गतिविधियों को बढ़ाने हेतु किस समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी गई है? तो याद कीजिए DB सेकटकर समिति। क्या नाम इनका? DB सेकटकर समिति। और आगे बढ़ते हैं, 12,000 हॉर्स पावर। भारत में जो पहले अब देखते हुएगा कि जो पश्चिम के ट्रेनें हैं वो अपने साथ 50-50 100 से अधिक बड़ी बड़ी डिब्बों को रेलवे घींच कर ले जाती है। लेकिन भारत में आपको कोई भी इतना ट्रेन के डिब्बा नहीं मिलेगा जो 25 या अधिक से अधिक मालगाड़ी, तो वह 40 से 45 डिब्बा ही खींच कर ले जाती है। क्यों? क्योंकि जो भारत के इंजन है वह 3,000 हॉर्स पावर के ही आसपास रहती है। अगर 2 इंजन है तो वह 50 डिब्बा, एक इंजन रखा है तो 25 डिब्बा ले जाता है। तो भारत में क्या बना? तो जनरल इलेक्ट्रिक की मदद से यहाँ देखिए 12,000 हॉर्स पावर वाली लोकोमोटिव बनाकर वैश्विक इलीट क्लब में भारत शामिल हो गया है। क्यों? क्योंकि आए तो कंपनी पश्चिमी की कंपनी थी। तो ये कहाँ बना है स्वदेशी लोकोमोटिव? तो यह मधेपुरा कहाँ है? तो बिहार में। नाम क्या है इसका? WAG-12 नाम है। ठीक है, मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री द्वारा इसको निर्मित किया गया है। 14 नंबर,
वर्ष 2019-20 के लिए कचरा प्रबंधन की दिशा में किन भारतीय शहरों को कचरा मुक्त के संदर्भ में 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है। यानी कि अब कचरा मुक्त कोई शहर होगा, कोई जगह होगा, तो उसको भी अब क्या मिलेगा, स्टार रेटिंग। जैसे होटल होता है 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार तक। तो इसी तरह जहाँ कचरा प्रबंधन होगा उनको भी स्टार रेटिंग दिया जाएगा। तो 5 स्टार वाले शहर भारत के अंबिकापुर, तो ये अंबिकापुर कहाँ है बताइए, यह छत्तीसगढ़ का शहर है। राजकोट, सूरत, ये दोनों गुजरात के हैं। मैसूर कर्नाटक में है। इंदौर भारत का सबसे साफ सुथरा शहर, तो यह मध्य प्रदेश में है। और नवी मुंबई, तो यह मुंबई के पास का एक नया शहर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में इंटरपोल पर आ गया। तो इंटरपोल क्या है, जिस तरह से देश में पुलिस है इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का संगठन है। यानी कि इसके द्वारा एक देश की पुलिस दूसरे देश की पुलिस से जुड़ जाती है। क्लियर है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लियोनी में है। क्लियर, हम सही लग रहा है कि हम सही हैं। और इस इंटरपोल को सूचना के आधार पर सीबीआई के द्वारा सभी केंद्रीय एजेंसियों को किस बैंकिंग ट्रोजन के बारे में सतर्क किया गया है। याद कीजिए, ट्रोजन है यानी यह कंप्यूटर संबंधित मालवेयर है। तो नाम क्या है इसका, बैंकिंग ट्रोजन। और इंटरपोल ने सूचना दिया है कि यह बैंकिंग ट्रोजन, नाम क्या है इसका, सर्बेरस है। याद कीजिए, सर्बेरस घातक है, यह डकैती डालेगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, हाल ही में नेपाल के द्वारा नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया गया है। भारत और नेपाल में भी अभी भारत की ऐसी स्थिति हो गई कि पहले देखिए श्रीलंका वाले भारतीय मछुआरों को पकड़ लेते हैं, बांग्लादेश यहाँ के बीएसएफ पर गोली चला देते हैं, पाकिस्तान सुनते ही रहते हो भारत पर हमेशा कितना युद्ध हो चुका है, चीन की तो बात ही छोड़, मालदीव भी भारत से झगड़ा करने को तैयार। अब ऐसी स्थिति आ गई कि अब नेपाल भी आंख दिखा रहा है भारत को, और इसने नया मानचित्र जारी कर दिया। और इसमें क्या बता दिया, देखिए किन विवादित भारतीय क्षेत्रों को नेपाली क्षेत्र में दर्शा दिया। तो लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाराधुरा, जहाँ से होकर भारत सरकार ने किया तो 80 किलोमीटर लंबा एक मार्ग बनाया था, जो मानसरोवर या जाने वाले यात्रियों के लिए बहुत ही लाभदायक यानी लाभप्रद सिद्ध होती। अब इस के पीछे कौन है तो आप समझ सकते हो। आगे देखिए 17 नंबर, चीन ने अपना पूरा विनिर्माण परिचालन भारत लाने से, याद कीजिए चीन मतलब क्या, चीन पूरे दुनिया में अभी एक विवादित चेहरा हो गया है कि किसी क्लास में कोई एक बच्चा रहता है जिससे हर कोई टीचर सब परेशान रहते हैं। लेकिन अगर कल्पना कीजिए कि वह बच्चा सबसे अमीर घर का हो, किसी एमएलए किसी एमपी का बेटा हो, जो ज़मीन मालिक है जैसी में स्कूल है उसी मालिक का वो बेटा हो, तो क्या हाल होगा। वही हाल चीन की है। सब लोग जानते हैं ये खराब है, बदनाम है, बदमाश है, सब कुछ गलत काम करता है, लेकिन कोई कुछ बोलने के लिए हिम्मत में नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि कंपनी वाले तो अपना मुनाफा देखेंगे, तो कंपनी वाले अब चीन से भाग रहे हैं। बहुत सारे कंपनियां चीन छोड़कर अलग अलग देशों में जा रही हैं। इस चर्चा में है कि कुछ अंश भारत में भी आएंगे ही, क्योंकि अधिकतर लोग तो आसियान में ही जा रहे हैं। सबसे अधिक वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया आदि देशों में ही जा रहे हैं, लेकिन कुछ भारत आ रहे हैं। जैसे देखिए, चीन से अपना पूरा विनिर्माण परिचालन भारत लाने से चर्चा में रही, क्या नाम है कंपनी का नाम, तो कासा एवर्स, या देखिए कासा एवर्ज जिम्ब मूलतः किस देश की कंपनी है, तो यह जर्मनी की है। और यह किस चीज़ का निर्माण करेगी, तो यह जूता फैक्ट्री है, जूता चप्पल बनाएगी। 18 नंबर, निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ाने से चर्चा में रहे मध्यम दर्जे की इकाइयों में अब निवेश कितना किया जा सकता है, 20 करोड़। और कारोबार यानी टर्नओवर का लिमिट है इसका कितना होगा, अब तो 100 करोड़ कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। क्लियर है। आगे देखिए 19 नंबर, समुद्री खाद्य उत्पादों में फॉर्मल्डिहाइड, याद कीजिए फॉर्मल्डिहाइड ये बहुत चर्चा में रहता है। क्यों, कुछ दिन पहले मछली में भी मिला था। यह एक कैंसरकारी तत्व है, और लोग जो व्यापारी लोग होते हैं, जो मछुआरे, वह इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि वो मछली जो दुर्गंध न दे, सड़े नहीं, ज़्यादा दिन टिक जाए। ये देखिए चर्चा में रहे समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, यह स्थापना होगा तो 1972 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो यह कोच्चि केरल में है। 20 नंबर, हरित अर्थव्यवस्था के लिए जागरूकता हेतु यूएन यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा समर्थित 150 वैश्विक निगमों में से कौन सी भारतीय कंपनियां शामिल है। हरित व्यवस्था मतलब क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ये मतलब क्या कि
हम लोग ऐसी व्यवस्था करें जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए भी आज की जो आवश्यकताओं है उसको पूर्ति कर सके, यानी न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल वो कंपनी हो, वह उत्पादन कार्बन न्यूट्रल हो, यानी कि प्रकृति को नुकसान कम से कम पहुंचाए। यही हरित व्यवस्था का समान अर्थ है कि वह जंगल कम काटे, वह कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कम करे, प्रदूषण कम फैलाए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करती है, तो 150 दुनिया भर में टॉप जो कंपनियां हैं उनका लिस्ट जारी करती है। उसमें भारत की कंपनी कौन कौन देखिए, डालमिया सीमेंट, पॉलीजेंटा टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा और विप्रो, इन सब कंपनियों का उसमें नाम शामिल, यानी कि ये सब कंपनियां अच्छी कंपनी हैं। 21 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहे एम्फम चक्रवात को किस श्रेणी का चक्रवात घोषित किया गया है? इस श्रेणी के चक्रवात की गति क्या है? तो चक्रवात मतलब क्या, पहले सिंपल हवा जो सामान्य दर से बढ़े उसको हवा कहते हैं। अगर वही 60 किलोमीटर के आसपास है तो वह तूफान का रूप शक्ल धारण कर लेता है। फिर 60 से आगे बढ़ेगा तो 60 से 120 आएगा पहला कैटेगरी, 120 से 150 दूसरा कैटेगरी, 150 से 200 तीसरा कैटेगरी, 200 से ऊपर जब जाएगी तो वह चौथा कैटेगरी हो जाता है, और 250 से ऊपर तो सीवियर यानी पाँचवा कैटेगरी। इसका नाम क्या है, तो यह सुपर साइक्लोन है। तो यह एम्फम चक्रवात क्या था, तो यह सुपर साइक्लोन था, यानी कैटेगरी 4 का तूफान था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहे हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स पुस्तक का लेखक कौन है? यह बहुत चर्चा में है, याद कीजिए क्या नाम है, हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स, पुस्तक के लेखक तो रस्किन बॉन्ड है। और 23 नंबर, भारत को पुनः शामिल करने से चर्चा में रहे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, और P4 क्या होगा, इसका फुल फॉर्म P4 कमेंट कीजिएगा, में वर्तमान में कितने देश शामिल हैं? तो यहाँ 15 हैं। यह क्या है, तो आसियान, तो आसियान के जो 10 प्लस देश हैं, 10 और 10 के बाद में कितने, 10 + 6 है, लेकिन 16वां कौन, तो भारत था, तो भारत इसमें शामिल न हुआ था। तो यही कारण है कि फिर वो लोग, क्योंकि सारा मकसद तो सारा खेल भारत पर नहीं था, इसमें होता ना क्या था कि फ्री ट्रेड होता, लेकिन भारत की मांग थी कि भाई आप गुड्स एंड सर्विस दोनों को फ्री करो, लेकिन इन लोगों का मतलब नहीं केवल हम फ्री करेंगे गुड्स, जबकि भारत गुड्स में तो सामान में तो पहले से ही डेफिसिट में है, लेकिन सर्विस सेक्टर में भारत अच्छा स्थिति में है, तो वो लोग को मंजूर नहीं था, ये आसियान के बाकी सब देशों को। तो भारत बोला चलो भाई हम आपको नहीं रहेंगे, RCEP को में हम ज्वाइन नहीं करेंगे, भाई छोड़ दिया, जिससे चीन को बहुत धक्का लगा, और फिर चीन जो RCEP में एक पैकेज की घोषणा हुआ जिसमें इन लोगों फिर भारत को ये शामिल करना चाह रहे हैं। तो देखिए आसियान के 10 देश, साथ में ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, और एक कौन बच गया, तो एक भारत। क्लियर, अभी 15 है लेकिन अब 16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मई को। 20 मई को क्या, तो विश्व मधुमक्खी दिवस। और किसके जन्मदिन पर, तो एंटोन जनसा, एंटोन जनसा, याद कीजिए एंटोन जनसा। क्यों, क्योंकि यह जब मधुमक्खियों के विकास के लिए बहुत काम किए थे। 25 नंबर, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया जाता है? तो 17 मई को। और 16 मई को क्या होगा, तो लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, सॉरी प्रकाश दिवस, लेकिन कौन प्रकाश दिवस है, गुरु गोविंद सिंह जन्मदिन वाला नहीं, यह प्रकाश दिवस मनाया जाता है जब मानव ने पहली बार लेजर का आविष्कार किया था। 26 नंबर, खबरों में रहा, यहाँ देखिए ट्रोग्लोमाइसिस ट्यूबिटेरी क्या है, यह ट्यूबिटेरी क्यों नाम पड़ा इसका, क्योंकि यह ट्विटर पर पहले से किसी ने एक फोटो अपलोड किया था जिसको देखकर एक नए कवक की खोज हुई थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कवक का एक प्रकार, यह एक पैरासाइट है जो परजीवी है। तो क्या नाम है इसका, ट्रोग्लोमाइसिस ट्यूबिटेरी। क्लियर, क्योंकि ट्विटर पर ही देखकर इसको खोजा गया था। 27 नंबर में क्या है, राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली नामक एक ऑनलाइन डैशबोर्ड को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्लियर, NDA में। और ये क्या करेंगे, तो राष्ट्रीय प्रवासी जो मजदूर है, अभी देख रहे हो टीवी पर, कहाँ भी कोई भी न्यूज़ चैनल खोलो वहाँ देख लो, पैदल ही लोग चल दिए हैं,
तो उन लोगों के लिए अभी तक सरकार के पास कोई डाटा ही उपलब्ध नहीं है कि कितने प्रवासी भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक जिला से दूसरे जिला में काम करने गए हुए हैं। तो अब यह एक डैशबोर्ड है जिस पर यह डाटा यानी आंकड़ों का जमा किया जाएगा। एनडीए में 28 नंबर, हाल ही में किस संस्थान ने बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट्स विकसित किया है? मतलब क्या होता है, किसी का हाथ या पैर का शरीर का कोई या हड्डी कहीं से क्रैक कर जाता है, बोन टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। अब क्या होता है, बहुत बार सुनते हुए उसके अंदर स्टील डला गया है, उसको नॉट स्क्रू पर कस दिया गया है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वह स्क्रू जो स्टील का प्लांट जो मेटल था उसको निकालना पड़ता है, नहीं तो वह दर्द करता है, इन्फेक्शन करने लगता है। इसीलिए क्या हुआ, पाउडर मेटलर्जी, याद देखिए यहाँ पर, पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के अंतर्राष्ट्रीय उन्नत शोध केंद्र तथा श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तिरुवनंतपुरम के वैज्ञानिकों ने यह विकसित किया है। क्या नाम है? बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट्स। यानी मतलब क्या होगा, एक बार शरीर में इसको लगा दीजिए, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, यह ऑटोमेटिक रूप से ही शरीर में खत्म हो जाएगा समय के साथ। 29 नंबर, बुंडेसलीगा लीग का संबंध किससे है? यह फुटबॉल का लीग है, जैसे भारत में आईपीएल क्रिकेट का होता है, इसी तरह से जर्मनी में यह फुटबॉल का लीग है जो कोरोना के कारण बंद हो गया था, लेकिन यह पुनः आरंभ हुआ है। शर्त क्या है कि स्टेडियम में नहीं जाना है किसी को, मैच होगा बिना खाली स्टेडियम के, और अगर कहीं कोई जाएगा भी तो मास्क लगा कर जाएगा। 30 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? तो 18 मार्च को। और इस वर्ष की थीम द म्यूजियम्स फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन रखी गई है। यानी म्यूजियम क्या है कि इक्वलिटी, समानता लाती है, यह विविधता और समावेशन भी तो करती है, जो 1977 से हर साल आईकॉम यानी द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स के द्वारा हर साल मनाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन, सॉरी बाल्टिक देश है, बाल्की नहीं, बाल्टिक या बाल्कन देश है। तो बाल्टिक देशों के समूह में शामिल देश कौन कौन? तो 3 देश। क्या नाम है इसको? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। एक बाल्टिक सी है, उसके आसपास के 3 देश हैं। और ये सब देश पहले क्या थे? तो ये सब के सब पहले जो यूएसएसआर था, यानी सोवियत संघ था, उसके ये पार्ट थे। इन लोगों ने एक बबल क्रिएट कर दिया है। क्या कि इन तीनों देशों के में जो एक देश से दूसरे देश, जैसे एस्टोनिया से लातविया, लातविया से लिथुआनिया या लिथुआनिया से एस्टोनिया, या इसी तरह से तीनों देश में एक देश से दूसरे देश में कोई व्यक्ति जाएगा डायरेक्ट, तो इन लोगों में क्या होगा, इन लोगों में पूरा रास्ता, मतलब कि पहले भी तो वही हाल थी, सिंजन जो पासपोर्ट होता है कि पूरे यूरोप के लोग एक देश से दूसरे देश में, जिस तरह से भारत में लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं उसी तरह जा सकते हैं। अब यहाँ हो गया है कि कोई एक देश से दूसरे देश में इन तीनों में जाएगा, वहाँ पर क्वारंटीन नहीं किया जाएगा, लेकिन कोई अदर देश, अदर यूरोपियन कंट्री का अगर कोई यात्री आएगा तो उसको क्वारंटीन में रहना आवश्यक है। क्लियर? इसी को कहा गया है, इन तीनों देशों ने एक बबल क्रिएट कर दिया है। क्लियर? आगे देखिए, हैंको क्या है? नाम से शामिल हैंको, यह एक जापानी शब्द है। और होता क्या है, यह एक मुहर है, जिस तरह हम लोग यहाँ पर साइन करते हैं उसी तरह से जापान में लोग अपना पर्सनल मुहर रखते हैं, स्टाम्प, और कोई भी काम करेंगे तो अपना स्टाम्प उस पर चिपका देंगे, मुहर मार देंगे। क्या नाम उसका? हैंको। और 33 नंबर, एतालिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक में क छूट क्या है? प्रिंटिंग पर ध्यान न दीजिए, सुधारेंगे, लगे हुए हैं। एतालिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली से है। क्यों? क्योंकि चीन भी बार बार लगातार अपने तरफ से बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट को शुरू कर रहा है, और भारत भी चाह रही है कि भारत की सरकार क्या है, मकसद है कि जल्दी से जल्दी कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट बना दिए जाए ताकि ये भारत का भी दावा मजबूत रहे। लेकिन भारत में तो जानते ही हो, ग्रीन पीस इंटरनेशनल, रंग बिरंगे बहुत सारे मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, तो जो एतालिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इस पर पर्यावरण संबंधी अड़ंगा लग चुका है। 34 नंबर, किस राज्य के द्वारा चरण पादुका कैंपेन शुरू किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश। होगा क्या रहा है कि जो प्रवासी मजदूर दक्षिण भारत के राज्यों से अगर कोई आ रहे हैं, तो वह महाराष्ट्र हो या कोई भी अन्य राज्य हो, तो उत्तर भारत में अगर उनको आना है तो मध्य प्रदेश से होकर ही आएंगे। और ऐसी खबरें देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा नेशनल हाईवे न हो जहाँ पर पैदल मजदूर न आ रहे हो, तो अब पैदल चलेंगे तो चप्पल या जूता तो टूट जाएगी। तो वहाँ की सरकार, खास करके वहाँ के पुलिस वाले लोग क्या कर रहे हैं, तो मुफ्त में चप्पल का वितरण कर रहे हैं। तो इसी का नाम है पादुका, चरण पादुका कैंपेन। क्लियर है? तो आज का करंट अफेयर्स बस इतना ही, फिर अगली बार मिलेंगे कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ।
तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।